बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा के इंटरव्यू ने जो उन्होंने बीबीसी को दिया, एक ज़लज़ला सा बर्पा कर दिया है। मीडिया इसी पर लगा हुआ है और इक़्तिदार के ईवानों में भी खलबली है। इसका इशारा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों और बयानात और ट्वीट से मिलता है कि किस तरह वो इस इंटरव्यू के बाद से उनको एक धचका सा फील हुआ है और वो कोई मरबूत रद्द-ए-अमल नहीं दे सके। बहरहाल एक बात ये कही जा रही है कि मरीम नवाज़ ने यू टर्न लिया और मुस्लिम लीग के बयानिए से इनहराफ किया। इनहराफ की ये बात उनकी लाइल्मी की दलील है, क्योंकि PDM ये ऐलान कर चुकी है कि जो भी बात होगी वो PDM के प्लेटफार्म से होगी और बात ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट से नहीं होगी, क्योंकि ये PDM की तमाम जमातें मुतफ़क़ हैं कि हुकूमत से बात नहीं होगी, इस हुकूमत को लाने वालों से बात होगी। और यही बात मरीम ने भी की है। उन्होंने कहा कि फ़ौज से बात हो सकती है लेकिन पहले इमरान खान को हटाना होगा, और साथ ही उन्होंने कुछ दूसरी शर्तें भी लगाई हैं कि जिन लोगों ने आइन शिकनी की है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और इस तरह की दूसरी बातें। तो ये एक बहुत ही लपातुला और बड़ा प्रिसीजन के साथ किया गया एक हमला है, जिसमें से इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रही है, उसको रहनुमाई मिल सकती है, उसको मदद मिल सकती है कि उसने मुज़ाकरात किससे करने हैं, क्योंकि इसमें तो कोई राज नहीं है कि मुज़ाकरात की बहुत सी पेशकशें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं। जिस तरह कि मरीम ने भी कहा, मेरे साथियों के साथ राब्ते हो रहे हैं और उन्हें तरह तरह की पेशकशें की जा रही हैं। जो एक पेशकश जिसका ज़्यादा शोरा है और वो आपने भी पढ़ी होगी और सुनी होगी, वो ये है कि आप पहले पंजाब में इस हुकूमत का ख़ात्मा करें, फिर मरकज़ में हुकूमत का ख़ात्मा करें, यानी -1 के लिए वो तैयार हैं। और कुछ लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि मरीम साहबा ने फ़ौज को मुज़ाकरात की दावत देकर एक मरतबा फिर इदारों पर हमला किया है। हालांकि ये इदारों पर हमला नहीं, अब तो खैर से बच्चे को पता है कि इमरान खान की हुकूमत को कौन लाया, और ये भी पता है कि कैसे लाया। पूरी तारीख सबके सामने है कि किस तरह एक पहले करप्शन का बयानिया बनाकर दिन रात करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई और सियासतदानों को करप्ट साबित किया गया, फिर किस तरह सियासतदानों के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए गए और किस तरह उनको नाअहल किया गया, किस तरह कई सियासतदानों को आधी रात को दरवाजे खुलवा कर सज़ा सुनाई गई, किस तरह खौफ व हरास फैलाया गया और वफादारियाँ तब्दील कराई गई, फिर इलेक्शन की रात किस तरह RTC सिस्टम नकारा हो गया और गिनती की सीटें अपनी मर्जी के बनाकर कितनी सीटों के नताइज बदले गए। पिछले दिनों आपने एक इंटरव्यू सुना होगा, जो PTI एक सख्त गिर हामी एंकर पर्सन है, उन्होंने ब्लॉग में बताया कि कम से कम 60 से 70 सीटों के नताइज बदले गए। तो ये जिस बात को अब बच्चा जानता हो, जो पूरी दुनिया में एक ज़ाहिर हो गई है, तो उसका अब अगर कोई खुलकर कोई बात कर दे तो उसे हम कैसे कह सकते हैं कि ये राज की बात थी जो उसने बयान करके एक बड़ी जसारत कर दी है। अब तो ये कोई राज नहीं रहा, और अब तो ये भी कोई राज नहीं रहा कि क्या कुछ होता है और क्या कुछ अब भी हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। हर चीज़ तो सामने है। तो इन हालात में मरीम नवाज़ साहबा ने ये अपना एक रद्द-ए-अमल देकर, या एक यूँ कहिए कि इशारा देकर, ये बात साफ़ कर दी है कि मुज़ाकरात ही के ज़रिए से रास्ता हल होगा, लेकिन मुज़ाकरात की ये चीज़ शर्त है। और ये शर्त उन्होंने अपने तौर पर लगाई होगी, लेकिन इस शर्त के लिए मैदान तो हमवार हो चुका है। जो पेशकशें की जा रही हैं, जो राब्ते किए जा रहे हैं, उनमें सारे फहरिस्त यही नुक्ता है कि हम -1 के लिए, -1 से मुराद माइनस इमरान खान है, तो माइनस इमरान खान के लिए तैयार है। जो कुछ हमने किया वो सारे का सारा अंडू नहीं हो सकता, लेकिन उसमें से कुछ अंडू करके हम एक नया सिस्टम बना सकते हैं। आपकी मर्जी, उसके बाद इलेक्शन कराएं, जो भी कराएं। अब ये दावा नहीं किया जा सकता कि उनकी पेशकश पर अपोजिशन फ़ौरन मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो जाएगी या नहीं होगी, क्योंकि अपोजिशन का मौक़िफ़ बड़ा सख्त है और बड़ा दो टोक है। लेकिन ये भी सबके सामने है कि जब मुज़ाकरात होते हैं तो लचक दोनों तरफ से दिखाई जाती है। जो सख्त शराइत जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इनसे वापसी मुमकिन नहीं, बाज़ औक़ात हमें उनमें नरमी भी देखने को मिलती है और बाज़ शर्तें सिरे से ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि बेहतर रास्ता ये है कि रास्ता निकले, और रास्ता निकालने के लिए कुछ कुर्बानी अगर देनी पड़ती है किसी को, तो मेरा अपना ख्याल है हो सकता है आप इससे इख्तिलाफ़ करें और हो सकता है आपकी भी यही राय हो कि कुछ न कुछ शर्तों की कुर्बानी देना पड़ती है। पाकिस्तान जब बना था तो वो उस नक्शे के मुताबिक नहीं बना था जो क़ायद-ए-आज़म ने सोचा था और जो क़ायद-ए-आज़म ने पेश किया था, कि यानी कि पूरा मशरक़ी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा होगा, बंगाल मुत्तहदा शक्ल में पाकिस्तान का हिस्सा होगा और कश्मीर। लेकिन जब मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई और अमलियत पसंदी का मुज़ाहरा करते हुए मुस्लिम लीग की क़यादत इस बात पर आमादा हो गई कि ठीक है, आप पंजाब की भी तकसीम कर दें और बंगाल की भी तकसीम कर दें। यूँ एक तकसीम के नतीजे में कटा फटा पाकिस्तान मिला, और उस वक्त भी इस पर तनकीद हुई थी कि यह कटा फटा पाकिस्तान क्यों लिया। लेकिन जो हक़ाइक़ पर नज़र रखते हैं वो जानते हैं कि अगर ये कटा फटा पाकिस्तान तस्लीम करने पर मुस्लिम लीग आमादा नहीं होती तो ये मामला खटाई में पड़ सकता था और हो सकता था कि पाकिस्तान की तश्कील का हदफ हासिल ना हो सकता। नाजरीन, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी लचक
और नरमी और स्पाई का लफ्ज़ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पीछे हटने का अगर एक महज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल करें, महज़ब इस्तिलाह इस्तेमाल करें तो उसकी गुंजाइश है। इसलिए कि वक्त का जो बदलाव है वो बड़ा वाज़ेह है। आपको याद होगा कि पिछले 2 साल में इस्टेब्लिशमेंट के 2 प्लान बड़े क्लियर कट नाकाम हुए और उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद नाकाम हुए। हालांकि ये जो अंदर की खबर रखने वाले जरायद के एडिटर और टीवी के मीडिया मैनेजर जो हैं वो बताया करते थे कि अंदर खाने जो बात हो रही है वो ये है कि हर सूरत में 18वीं तरमीम से जान छुड़ानी है, क्योंकि ये तमाम मसाइब की जड़ है। तो उस वक्त सिर्फ यही नहीं हुआ कि इनका दरूल खाना रास्ता हमवार किया गया, बल्कि लिखारियों की एक फ़ौज पूरी पलटन अखबारात में और एंकर पर्सन की एक तादाद टीवी चैनल्स पर दिन रात ये तबसरे करती हुई और रास्ता हमवार करने की कोशिश करती हुई देखी गई कि जमहूरियत का मौजूदा निज़ाम पाकिस्तान के लिए मौजू नहीं है, इसकी वजह से मसाइल पैदा हुए हैं, पाकिस्तान के मसले सिर्फ सदारती निज़ाम में हल हो सकते हैं, चुनांचे सदारती निज़ाम लाना पड़ेगा। और 18वीं तरमीम में ये खराबियाँ, ये खराबियाँ, ये खराबियाँ। ये 18वीं तरमीम का खात्मा एक प्लान था, सदारती निज़ाम लाने के लिए तैयारी एक प्लान था। दोनों प्लान बहुत ज़्यादा नाकाम हुए और अब आपके इल्म में है कि ये दोनों प्लान जो हैं भारी पत्थर समझकर एक तरफ रख दिए गए हैं। ना सदारती निज़ाम आने का कोई चांस रहा है, ना 18वीं तरमीम वापस होगी। इसी तरह एक और आइनी तरमीम को ख़त्म करने का प्लान था। मैं उस तरमीम का नाम नहीं लेता, लेकिन आप इशारा समझ जाइए कि ये वो तरमीम थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने 1975 में की थी। और इस तरमीम के लिए कौमी असम्बली के बहुत पुरजोश, तूफ़ानी और लंबे लंबे इजलास हुए थे, जिनके बाद एक मसला हल हो गया था। तो उस तरमीम को ख़ात्मे का अहद करके ये PTI हुकूमत में आई थी। और PTI का जो ये अहदनामा है वो आप उसकी पुरानी वीडियो क्लिप्स में आप देख सकते हैं, जो अब भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिनमें वो लंदन में कुछ लोगों से ये वादे करते हुए नज़र आते हैं कि हाँ, हम आकर आपके हकूक़ बहाल करेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, और हम इस बात के हामी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो उस कम्यूनिटी को ये इन्होंने वादे किए थे और उस कम्यूनिटी की भारी माली और जो दूसरी इमदाद होती है, अंडरग्राउंड किस्म की इमदाद, वो इनको मिली और उस वादे पर ये हुकूमत में आए। लेकिन इन्होंने देख लिया कि हालात ऐसे नहीं है कि उस तरमीम की तरफ आँख उठाकर भी देखा जा सके। नाजरीन, ये जो फ़ज़ा पैदा हुई है, इस पर एक मुबस्सर कह रहे थे कि पाकिस्तान में वो कुछ हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो इस सूरत हाल की वजह क्या है? इसकी आसान लफ्ज़ों में तो ये कह सकते हैं कि ये इर्तिकाई अमल है जो हमने 70 साल में तय किया है, और इस इर्तिकाई अमल के बाद हम इस मंजिल पर पहुँच गए हैं कि जहाँ अब वो बातें भी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और लोग अपने आइनी हकूक़ मांग रहे हैं। और ये डिमांड बढ़ती जा रही है कि जिस तरह भारत में जमहूरियत है, बांग्लादेश में जमहूरियत, तो पाकिस्तान में भी जमहूरियत होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उसी बर्रे सगीर का हिस्सा है। ये तो तारीख़ी अमल के और के ख़िलाफ़ जाएगी बात के बर्रे सगीर के बाकी तमाम मुल्कों में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भारत में और नेपाल तक में डेमोक्रेसी आ जाए और जहाँ सेलेक्टोक्रेसी रहे। तो ये फ़ज़ा बिल्कुल ठीक है कि ये इर्तिकाई अमल का हिस्सा है, लेकिन इसमें 2 और बातों ने भी अपना हिस्सा डाला है, और वो 2 फैक्टर ये हैं। बुनियादी तौर पर तो ये नवाज़ शरीफ की मज़ाहमत थी। अगर नवाज़ शरीफ मज़ाहमत ना करते तो पीपल्स पार्टी भी आज इस स्टेज पर ना होती जहाँ वो ये है। और इसके पीछे मिसाक़ी जमहूरियत भी है जो मोहतरम नवाज़ शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दरमियान लंदन में तय पाया था, और वो बुनियाद बना था इस जद्दोजहद की, जिसमें पीछे खटाई का मरहला अभी आया और एक वक्फा, इस वक्फे में मामला मायूसी की तरफ गया, जिसके ज़िम्मेदार दोनों पार्टियाँ थी, पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने अपने तर्ज़ अमल में और सोच में एक सुधार लाने की कोशिश की, और अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों अपने अलग अलग जेस्चर के बावजूद वो एक ही बयाने पर मुत्तफ़िक़ है, और उनके साथ पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ मासिवाए जमात इस्लामी के मुत्तहद हैं। और अगर आप कहें कि PTI का नाम क्यों नहीं, तो ज़ाहिर PTI कोई पार्टी नहीं है, वो तो सिलेक्टर्स हज़रात का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम PTI रखा गया है। तो एक क्रेडिट तो जाता है बीसाक़ जमहूरियत को और नवाज़ शरीफ की मुज़ाहमत को, लेकिन दूसरा क्रेडिट जो है वो जाता है इस हाइब्रिड निज़ाम को, जिसमें इमरान खान एक कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सामने आए हैं। इस हाइब्रिड निज़ाम ने इतनी हमाकतें की हैं 2 साल के अंदर, इतनी गलतियाँ की हैं, इतना फसाद और इंतशार और इतना ज़वाल बर्पा किया है कि लोगों की ज़बानों पर लगे हुए ताले टूट गए, और लोग अब वो बातें करने लगे जिनको पहले करने से कतराते थे और अंदेशे में मुब्तला हो जाते थे, और जिनके एक गैर मरई दीवारें रास्ता रोक के बैठ खड़ी हुई थी कि पब्लिक में, अवाम में ये चीज़ें ज़ेर बहस लाना दायरा इम्कान से खारिज है। अब वो दायरा इम्कान से जो चीज़ खारिज थी वही इम्कानी सूरत बन गई है, और इस निज़ाम ने ना सिर्फ ये कि ताले तोड़े हैं, बल्कि इस निज़ाम के लाने वालों को भी परेशान करके रख दिया है। क्योंकि एक तरफ तो माशी ज़वाल है जो मल्टी डायमेंशनल है
क्या सनत है, क्या तिजारत है, क्या ज़राअत है, क्या बेरोज़गारी है, क्या सड़कों की सूरत हाल है, वो एक ज़वाल की एक मुकम्मल हमागीर बेमिसाल तस्वीर जो है हमारे सामने है। तो इसका मुर्द इल्ज़ाम जो है वो पब्लिक किसको ठहराती है, ये लाने वालों को पता है और लाने वाले इस सूरत हाल से परेशान हैं। लाने वालों के अपने प्रोजेक्ट इससे मुतासर हो रहे हैं जिसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। तो इस सारे तनाज़ुर में उनकी सोच भी यही है कि तब्दीली अब आनी चाहिए और पाकिस्तान में कोई ऐसा नया माहिदा होना चाहिए जिसमें दोनों फरीकों की इज़्ज़त रह जाए। अच्छी बात है, दोनों फरीकों की इज़्ज़त रहनी चाहिए और दोनों फरीकों की इज़्ज़त ये है कि दोनों फरीक अपने अपने दायरे में जाने पर तैयार हो जाएं कि ये हमारा दायरा, ये आपका दायरा, आप हमारे दायरे में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम आपके दायरे में मुदाखलत नहीं करेंगे। और इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि आइन बालादस्त है, आइन के तहत एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के मातहत तमाम इदारे और तमाम स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सारा स्ट्रक्चर उस हुकूमत के मातहत होता है। और इस निज़ाम के अंदर रहते हुए जो आइनी तरीक़ाकार मुतय्यन है, जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ मुतय्यन हैं, उनमें किसी के साथ किसी को छेड़ने की, छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। मसलन अदलिया एक आज़ाद इदारा है, लेकिन वो उसमें हमने देखा कि पिछले 70 सालों में उसके कामों में हमेशा हुकूमत की तरफ से मुदाखलत होती रही है। तो ये है इदारा जाती अदम मुदाखलत का निज़ाम जो दूसरे मुहज़्ज़म मुल्कों में कायम है। हमें उसी निज़ाम की तरफ अप्रोच करना है। और ये जो नवंबर के 15 दिन है ये काफ़ी हंगामा खेज़ होंगे। 1-2 दिन में मरीम नवाज़ जलसा करने वाली हैं सवात में कल, और उसके बाद उनके इसी हफ्ते एक जलसा और है। उसके बाद पेशावर का जलसा है, अगरचे गवर्नमेंट पाबंदी लगाने का सोच रही है, लेकिन मेरा ख्याल है पेशावर का जलसा वो नहीं रोक सकती, वो होगा। और उसके बाद दिसंबर का महीना जिसमें एक फ़ैसला कुन जलसा होना है लाहौर का, हो सकता है कि उस जलसे के होने से पहले कोई मुसारहत की कुछ सबील निकल आए और ये मामला जो बहरान है जिसने 2 साल में इस मुल्क की कमर तोड़ के रख दी है, किसी नतीजे तक पहुँचता हुआ नज़र आए और उसका कोई हल नज़र आए। तो नाज़रीन कराम, मैं इस दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम फरीक़ों को ये सलाहियत और ये मौका दे कि वो किसी ऐसे मुफाहमत पर पहुँच सके जिसके नतीजे में जमहूरियत की तरफ पाकिस्तान का सफ़र स्मूथ और आसान और बेखतर सफ़र शुरू हो सके, क्योंकि इसी में आवाम की और रियासत पाकिस्तान की भलाई है। खुदा हाफिज़।